इन दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक ये अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। और आज के थोड़ा क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, तो चलिए देखते हैं। बोला है त्रिभुज एक न्यूनकोण त्रिभुज में उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि न्यूनकोण त्रिभुज में तो अंदर होता है उसका परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर। एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। इसमें बाहर होता है अधिक कोण त्रिभुज में। इसी तरह समकोण त्रिभुज है, उसका परिकेंद्र त्रिभुज पर स्थित होगा। यह बात बिल्कुल सही है। देखो, ये समकोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र इसके हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल बीचम बीच होता है। तो केवल सी सही है, बाकी दो गलत है। बोला है इस क्वेश्चन में ए बी सी 4, 8 और 10 दिनों में काम करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं। ए बी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। सी अकेले काम करता है। तो सही है, इस काम कितने दिनों में करेगा सी। ओके। तो ए बी सी ये एक 4 दिनों में, ये 8 दिनों में और ये 10 दिनों में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं इनका 40। जो तीनों का एलसीएम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 10 यूनिट। तभी तो 4 दिनों में 40 यूनिट काम करेगा। ऐसे ये कितना काम करेगा? 5 यूनिट एक दिन में, और ये 4 यूनिट। अब बोला है तीनों ने एक साथ काम किया और 2 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो 10 और 5 15 और 4 19। 19 दूनी 38। तो उन्होंने 38 यूनिट काम कर दिया अपने टोटल वर्क का। टोटल 40 था ना, तो 38 काम कर दिया उन्होंने। 38 यूनिट। तो बचा कितना? 2 यूनिट काम बचा। अब 2 यूनिट काम कौन करेगा? सी करेगा। सी कितने दिनों में करेगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। तो सी कितने दिनों में करेगा? 1/2 दिनों में। यानी ऑप्शन ए। ओके। इसमें बोला है 1070 डिग्री की वैल्यू दे दी हमें और ये इसका मान निकालना है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? तो ये 10 290 - 340 का फॉर्मूला है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 - 50 डिग्री, या -10 50 डिग्री। ओके। तो हमें 1070 डिग्री का मान दे दिया और 10 50 डिग्री का मान पूछा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे 10 50 डिग्री का? तो बस ये तो आसान है। तो 1070 -20, ये क्या होगा? 10 50 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1070 - 10 20 अपॉन 1 + 1070 × 10 20। अब हमारे पास 1070 की वैल्यू तो है ही 2 है, लेकिन 10 20 डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो 10 20 डिग्री का अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 10 20 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? तो 10 20 डिग्री की वैल्यू ऐसे आएगी। 10 20 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 70। तो 10 90 - थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट 70। 1070 का मान 2 है। 2a है, तो इसका मान आ जाएगा 1/2a। तो बस इसमें रख देंगे। तो ये कितना आएगा? 2a -1/2a, 1 + 2a इंटू 2a। ये कट जाएगा। ये आएगा 4a² -1/4a। ये हमारी
टेन 50 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमारे से माइनस में पूछा है ना, तो माइनस करके 1 - 4a² अपॉन 4a, मतलब ऑप्शन सी। इसे देख लेते हैं एक बार। वो बोला है 4a + 3.2b - 6 3/4। तो ये इधर से क्या आ जाएगा, 4 × 4 = 16a माइनस 6b बराबर 4 × 3 = 12 -18 -30। और अगर इसे देखें हम, तो ये कितना आएगा, 2a, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस आपस में, 2a = 3b। ये समीकरण एक आ गई, और ये दो। तो बस इनको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। अब हमें 2a, अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी आएगी, 16a बराबर 24b। तो और ये 16a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो कितना आएगा, 24 - 6 18b और -30। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 6 × 5 = 30 6×3 = 18। ये हमारी b की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। बी की का वैल्यू जो रेशो में है वो कितनी है हमारे, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान -5/3। तो 3 यूनिट का मान कितनी होगी, जो कि ए की वैल्यू है, वो हो जाएगी 5/2 -5/2। ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो पूछा है a + b, तो -5/2 -5/3, ये कितनी आ जाएगी, 15 -10 -25/6 आ जाएगी इसका आंसर, ऑप्शन ए। बोल रहा है प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, प्रिज्म की ऊंचाई बोल दी 13 सेंटीमीटर, और आयतन दे रखा है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है। तो जैसे ये कोई समलंब चतुर्भुज है जिसपे ये प्रिज्म बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना बोल रखा है, 3211 वॉल्यूम प्रिज्म का, और इसका बेस का एरिया कितना होगा, अगर त्रिभुज ये वो है समलंब चतुर्भुज, तो ये आएगा, इन दोनों का हाफ कर देते हैं। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, पैरेलल भुजाओं का आधा इंटू में हाइट। तो पैरेलल भुजाएं कितनी है, 15 और 11 26, इंच का आधा 13, और इंटू में ये हाइट, इन दोनों के बीच की दूरी, हाइट नहीं सॉरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि हमसे पूछी है, तो इसको एक्स मान लेंगे। और हाइट तो हमें इसकी प्रिज्म की दे ही रखी है 13। तो बस ये आ जाएगा आंसर, 13 26 5 2 7 1, 13 × 4 = 52, 13 × 7 = 91, 13 ही कम, फिर 13 से काट लेंगे, 13 ही कम 13 19, एक्स बराबर 19 आ जाएगा ये आंसर इसका। बोल रहा है एक कार 1/6 भाग में, 1 घंटे के बटा 6 भाग में 40, 2/3 भाग में 50 किलोमीटर, और 1/12 भाग में 25 किलोमीटर की दूरी क्या तय करती है, संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल। ओके।
तो एवरेज स्पीड भाई, ये एवरेज स्पीड का हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 50, और 40 90। 90 और 20 110, और 5 और 6 11, 121 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा? इधर कितना टाइम लगा हमें? 1/6 यानी 10 मिनट यहाँ इधर लगेगी। और ये 2/3 मतलब 40 मिनट। और ये 1/12, ये आएगी 5 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 55 मिनट लगी है। तो 121 किलोमीटर चलने में हमें 55 मिनट लगी है, तो इसको घंटे में बदल देंगे। तो 11×5 = 55, 11 ही कम 11, 5 से 12 कट जाएगा। ये आ जाएगी 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब ऑप्शन सी। एक समकोण त्रिभुज है WYX। वाई पर समकोण है YZ इस प्रकार है कि इस पर लंबवत है। ओके, पहले बना ही देते हैं। WY और X, Y और X है ये। WY और X, YZ WX पर लंबवत है। YZ ये परपेंडिकुलर है इस पे WX पर। XZ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 है XZ। और ZW ये 7 है। तो XY की लंबाई बतानी है हमें, किसके बीच में आएगी। तो ये तो हमें जियोमेट्री की एक थ्योरम है कि जैसे ये भुजा निकालती है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो कितनी आएगी? ये छोटी साइड इंटू बड़ी साइड की मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ये वाई एक्स का स्क्वायर आएगा, सॉरी, वाई एक्स का स्क्वायर। अब 5, ये छोटी साइड है ना, ये वाली एक्स जेड, ये आएगी 5। और टोटल कितनी है? 5 और 7 12, 12। ऐसे ही सेम इसके साथ होता है, डब्ल्यू और वाई के साथ। तो WY का होल स्क्वायर कितना आएगा? वो भी सेम ही आएगा, छोटी साइड नहीं, छोटी साइड इंटू में ये बड़े वाली, यानी 12। तो हमें तो वाई एक्स एक्स वाई की पूछी है, तो एक्स वाई कितनी आएगी? 60। तो XY √60 आएगी, यानी 7×7 = 49, 8×8 = 64, 7 पॉइंट समथिंग आएगी। जो कि ऑप्शन डी, 7 और 9, हाँ ये आएगा इसका आंसर। क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 7 और 9 के बीच में पड़ेगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। बोला है एक्स ओवर का एक मैच है जिसमें रन रेट 11.5 है। 6 रन के रेट में 6 ओवर के अंत में रन रेट 7 है। यदि छठे ओवर के मैच जीतने के लिए औसत रन रेट 15 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे एक्स मान लिया कि एक्स ओवर का कोई मैच है, जैसे हमारा होता है ना, जैसे 2020 होता है 20 ओवरों का, या वनडे होता है 50 ओवरों का। तो ये ऐसे एक्स ओवर का कोई मैच है, कोई टीम खेल रही है, तो उसका रन रेट 11.5 है। तो टोटल रन कितने हो गए उसके? 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रन आ जाएगा उसके।
टीम के। तो तभी तो पता चलेगा ना कि जैसे 20 ओवर कोई मैच है और उसका रन रेट 10 है, तो टोटल रन कितने आएंगे? 200 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल रन हो गए। अब बोला है छठे ओवर के रन अंत में रन रेट 7 है, यानी 6 ओवर खेले जा चुके हैं और उसमें रन रेट 7 का चल रहा है। तो 6 ओवर तक के कितने रन बने होंगे हमारे? तो वो बने होंगे 42 रन, जो कि 6 ओवर टिल छठे ओवर तक हो गए, छठे ओवर तक। ओके। और हमें बोला छठे ओवर के बाद हमें मैच जीतने के लिए 15 का रन रेट चाहिए। ठीक है, तो रन रेट क्या होता है पता है ना सबको? रन रेट कि जितने नंबर है, कि जैसे हमें जितने रन चाहिए, रन, और वो कितने ओवर में चाहिए। ठीक है, तो रन हमें कितने चाहिए अब? हमारे पास ये तो थे ना, एक्स इंटू में 11.5, इतने रन तो हमारे टोटल थे। और 42 रन हमने बना लिए थे, तो हमें बचे हुए इतने रन चाहिए। और कितने ओवर में चाहिए हमें? एक्स माइनस 6 ओवरों में, क्योंकि 6 ओवर तो खेले जा चुके, तो बचे हुए ओवर ये है, x-6। और इधर कितना है? 15 का रन रेट चाहिए हमें। तो बस इसे सोल्व कर लेंगे। 15 एकम 15, 15 6 90। ये कितना आ जाएगा? 15 एक्स, ये आ जाएगा 3.5। एक्स बराबर 90 माइनस 90, और वो 48। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स अपॉन 3.5। अब या तो इधर से कैलकुलेशन कर लेते हैं या ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 15 तो नहीं आएगा इसका, क्योंकि 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। तो ये 50 से ऊपर चल जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं आएगा। तो इसका यही आ सकता है 13। तो इसमें कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। बोला है ये, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो ये कितना आएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इधर से? +-1। तो अभी इसमें एक गड़बड़ कर रखी है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्वाड्रेंट नहीं बता रखा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। तो अगर हम इसके +1 लेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में करेगा, तो इसका मान 45 डिग्री आएगा। और दूसरे में लेते हैं तो -1, तब इसका मान 135 डिग्री आ जाएगा। तो हम इससे सोल्व कर लेते हैं पहले वाले से। तो tan 2 थीटा यानी 45 90/3, तो tan 30। तो ये मतलब 1/√3। ऑप्शन बी। जुलाई और अगस्त के महीनों में हॉटस्टार पर फिल्में देखने वाले व्यक्तियों की संख्या ये कितनी आ जाएगी? जुलाई और अगस्त में हॉटस्टार पे देखने वाले, ये आ जाएगी 2,2545। और सितंबर और अक्टूबर नेटफ्लिक्स पे, सितंबर अक्टूबर पे नेटफ्लिक्स पे ये कितनी आ जाएगी? 7500। पर फिल्में देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितने परसेंट है? ओके, ये इनका परसेंट पूछा है ना। 15 तिया 45, 15 पंजे 75। तो 3/5, ये कितनी आएगा? 60% आ जाएगा ये।
बोल रहा है कौन सा भिन्न 1/115 के साथ वह अनुपात देगा जो 5/6 और 3/23 के साथ आता है। ओके। तो मानिए वो भिन्न एक्स है जिसका अनुपात 1/115 वही आएगा जो 5/6 इंटू में 3 इंटू में अपॉन 23। तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये भाग में है ना इसके, तो ये गुना में आ जाएगा, एक्स इंटू में 115 अब 5/6, ये गुना में आ जाएगा 23/3। ये 23 से 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 1/18। ऑप्शन ए। 2015 में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। 2015 में उत्तीर्ण नहीं होने 60 टोटल विद्यार्थी थे जिसमें 40 उत्तीर्ण हुए थे। तो 60 अनुत्तीर्ण हुए होंगे, मतलब फेल हुए होंगे। तो 60 का 60% कितना आ जाएगा, 36। ऐसे ही 2017 में उत्तीर्ण नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 17 में टोटल कितने थे, 120 विद्यार्थी थे और पास कितने हुए, 55। तो फेल कितने हुए होंगे, 45/100। ये आएगा 6, 5, 9, 54। तो इनका रेशो पूछा है हमसे। तो 18×2 = 36, 18×3 = 54, मतलब 2/3। ओके, बेलन है, उसका व्यास दिया है, हाइट दी है, वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल को 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की कुल लागत। ओके। तो इसमें बस 11 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 8, 3 11, ये नहीं होगा। 6 3 9, ये हो सकता है। 4 3 7, ये नहीं होगा। 3 1 4, ये हो सकता है। और 126, 6 2 9, 9 का भी मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे इसमें। 11 3, ये तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका बी आएगा। तो ये बस एग्जाम अप्रोच होती है छोटी छोटी, या कि जिससे हम देख सकते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई चेक कर लिया एक बार 9 का मल्टीप्लाई चेक कर लिया। वैसे अगर इसे बेसिक से देखने जाए तो क्या होगा ये, क्या पूछा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो 22/7। आर का मान कितना दिया है हमें, 126/2 का होल स्क्वायर, एच 8 इंटू में 10। इसे सोल्व कर लेंगे तो यही आंसर आएगा इसका, जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। बोल है के एम ओ ये एक्स डिग्री, और के एन ओ ये दिया है x-10 डिग्री। ओके। तो x का मान बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक ऐसी लाइन खींच दूँ, तो ये भी रेडियस होगी एम ओ, और के ओ भी एक रेडियस होगी, तो जितना ये एंगल होगा वो एंगल ये आएगा यहाँ, मतलब कि x डिग्री। ऐसे ही ये भी एक रेडियस है, ओ एन, और ओ के भी एक रेडियस है। तो ये कितनी आ जाएगा, x-10 डिग्री। पर हमें पता है कि जैसे कोई एंगल जो सेंटर पे बनता है उसका आधा परिधि पे बनता है। तो ये कितना होगा,
40 है ना, 140। तो ये इधर कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। तो ये कितना, x + x - 10 बराबर 140 का 10 70। तो ये आएगा 2x बराबर 80, x बराबर 40 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया समझ में। ये क्या सवाल है, इसमें तो कुछ पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 2 5/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2/5। 5 × 3 = 15, 2 17/5, और 5/17। ये आ जाएगा 5/17 + 4, 17 × 4 = 68, और 5 73/4, 73/17। ऑप्शन सी। ये वे सवाल होते हैं जिनमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग दिमाग से हो जाते हैं। अब जैसे ये सवाल है, बोला है ना, कोई हल नहीं है, लेकिन ये दो समीकरण दे दी, तो हमें पता है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब कि जैसे a1x + b1 y + c = 0, a2x + b2 y + c2, ये c1 लिख देते हैं, बराबर 0। अगर ये दोनों समीकरण का नो सॉल्यूशन बोल दिया है ना, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसकी प्रॉपर्टी है जो सभी को पता होनी चाहिए। तो इधर से कर लेते हैं इसे। ये 3a अपॉन में m-1 बराबर 5b अपॉन में m+3। तो इधर से कितना आ जाएगा, ये 5, सॉरी, बस इनके वो देखते हैं ना, गुणक या मल्टीप्लायर। तो ये ए नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3m और 9, तो ये आएगा 5m, और ये आ जाएगा 3, 5, 3m + 9, और ये कितना आएगा, 5m - 5, ये आ जाएगा 2m बराबर 14, या m बराबर 7। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है इसका। बोला एक परिवार में 4 सदस्य है, पी क्यू आर एस, जिनकी हिस्सेदारी ये है। वे अपनी कुल आय 40% खर्च करते हैं और शेष बचाते हैं। चलिए तो पहले इतनी देख लेते हैं। जैसे बोलिए, मानिए 100 रुपये कमाते हैं एक परिवार के 4 सदस्य, जिनमें 40% खर्च करते हैं। 40 खर्च कर ले तो 60 बचा ही रहे होगे। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग हो गई उनकी। लेकिन जो ये 100 रुपये है, तो उसमें से 25, 35, 10 और 30, ये पी
पी कमा रहा, ये क्यू कमा रहा, ये आर कमाता है, ये एस कमाता है। तभी मिलके पूरा परिवार 100 रुपये कमाता है। अब बोला 2012 में पी का वेतन 20% बढ़ गया। तो पी का वेतन 20% अगर हम बढ़ाए, +20 तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगी 30। यानी पहले 25 रुपये कमा रहा था पी, अब 30 रुपये कमाएगा। ऐसे ही क्यू का वेतन 20% बढ़ जाता है। तो क्यू का पहले 35 कमा रहा था, अब इसका 10%, 3.5, ये 7, यानी 42 रुपये कमाएगा अब। इस पर भी 20% बढ़ गया। अब बोला है आर का वेतन 10% कम हो गया। तो आर तो 10 ही रुपये कमा रहा था, तो इसका 10% कम हो गया, तो ये 9 रुपये कमाएगा। और ये एस का वेतन 20% कम हो गया। तो एस अगर 30 रुपये कमा रहा था, तो 20 कम हो गया, 8 या 24, ये 24 रुपये कमाएगा। तब 2012 में ये कितने रुपए कमा रहे होंगे? 30, 30, 30, 40, 70 और 20, 90, 90, 105 रुपये। 105 रुपये कमा रहे होंगे 2012 में। और 2011 में तो 100 रुपये कमा ही रहे थे ये। तो 2011 की तुलना में 5% अधिक। तो 2011 की तुलना में 5% अधिक धनराशि की बचत करने के लिए 2012 में उन्हें कुल पारिवारिक आय का कितना परसेंट खर्च करना चाहिए? ओके। तो पहले 60% सेविंग करनी थी, लेकिन अब उन्हें 5% अधिक सेविंग करनी 2011 की तुलना में। तो 11 में तो 60 रुपये ही बचा रहे थे बेचारे। तो इसका 5% कितना आएगा? 3, यानी अब उन्हें 63 रुपये बचाने 2012 में। पर कमा तो 105 ही रहे थे, 63 बचाने, तो खर्च कितना करना होगा उन्हें? 5 में से 3 गए 2, 10 में 6 गए 42। 42 रुपये खर्च करने होंगे उन्हें। तो अभी यहाँ देख लेते हैं एक बार। साइड में तो 42 रुपये उन्हें खर्च करने हैं। टोटल इनकम कितनी है उनकी? 105 रुपये आउट ऑफ 105 इंटू 100, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही जो हमसे पूछा है कि कितना खर्च करता है ये। 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, ये 40 आ जाएगा इसका आंसर। 40%। मतलब ऑप्शन डी, 40%। अच्छा, ये पूछा है x² + 1/x² का मान पूछा और ये दिया है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ, अगर मैं सोचने लगा हूँ कि जैसे कुछ वैल्यू आएगी x + 1/x, कुछ वैल्यू आएगी समथिंग समथिंग करके। तो मैं एक एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ आपको, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो कैसे अप्रोच करोगे ऐसे क्वेश्चन को, वो भी 1 या 2 सेकंड में। तो कुछ कुछ समथिंग समथिंग वैल्यू आ जाएगी, तो उसका स्क्वायर होगा, या तो उसमें कुछ जुड़ेगा और प्लस हुआ, अब माइनस हुआ तो कुछ घट जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये सब वैल्यू 81 के आसपास ही है, तो इसमें या तो 2 जुड़ेगा या 2 घटेगा। और इसमें एक बार 83 ऑप्शन आ जाता है ना, तो हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि यही आंसर होगा इसका। तो ये बस एक एग्जाम अप्रोच है, बाकी से बेसिक से देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4x² + 4x + 4 बराबर 5x² - 5x + 5। तो ये कितना आएगा? x² - 9x + 1 बराबर 0। इसे सोल्व कर लिया ना हमने। तो ये कितना आएगा? अगर x से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो x + 1/x बराबर 9। तो बस,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर -2, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट होता है, अगर x प्लस 1/x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या वैल्यू होगी? k² - 2। तो वही हमने यहाँ लगा दिया अप्रोच। ओके। 54 पुस्तकें, 24 पेंसिलों का मूल्य इतना है, तो 9 पुस्तकें, 4 पेंसिलों का मूल्य है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई। इसमें 6 से 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। बोला ना, 54 बुक प्लस 24 पेंसिल की वैल्यू 960 है। तो अगर हम इसमें पूरे उसमें 6 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 9 बुक प्लस 24 पेंसिल बराबर 160। ऑप्शन सी। इसमें मिसिंग है ये हिंदी में कुछ, यहाँ आना चाहिए। साइन, ये वैल्यू दी है और पूछा निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पूछा है साइन बीटा अपॉन 2 प्लस कोस 2 बीटा अपॉन 3। यही था ना? और इधर भी 3 था। ये पूछा है हमसे। तो बस, तो सेक 90 - थीटा कितना होता है? कोसेक बीटा/2 बराबर √2। तो √2 किसकी वैल्यू होती है साइन उस कोसेक में? आप बोलेंगे ये आएगी वैल्यू कोसेक 45 की, और इधर से कोसेक बीटा/2, तो बीटा/2 बराबर 45 या बीटा बराबर 90 डिग्री। तो इधर से साइन 90/3 यानी 37, 37 की कितनी वैल्यू होती है? 1/2, कितनी होगी? 90/18 यानी कोस 60 की कितनी वैल्यू होती है? 1/2। ये मतलब ही एक एक आंसर आ जाएगा इसका। ओके। बोला है कि अगर 3,000 से कम की खरीद करते हैं तो 12% की छूट मिलती है, और 3,000 से ज्यादा की छूट करते हैं, वो खरीदारी करती है, तो 18% की छूट मिलती है। तो कोई शॉपकीपर है जिसने 900 रुपये का कोई सामान है, उसे 9% मार्जिन अर्जित करने के बाद रिया को बेच दिया। 9% मार्जिन अर्जित करना मतलब 9% प्रॉफिट करने के बाद, गेन करने के बाद रिया को दे दिया। तो 9% प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा यार? 9 नाम 81, यानी 981 रुपये में उसने रिया को ये बेचा होगा। ठीक है। ऐसे ही 2500 रुपये पर 8% का प्रॉफिट कमाया उसने, तो 2500 का 8% कितना होगा? 25 × 8 = 200, यानी 200 रुपये कमाए होंगे उनने 2500 पे। 2500 पे 8% का प्रॉफिट कमा के उनने 2700 में ये बेच दिया। तो टोटल कितने हुए? 3681। तो अब इस पे वो छूट देगा रिया को, तो कितनी छूट देगा? 3,000 से अधिक पे तो उसने 18% की छूट बोली है ना, तो इस पे 18% की छूट देगा, तो कितना आएगा ये? 10/80/100, तो 6 6 3 9 8 1 9। तो
का 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 8 और 4 12 18, ये नहीं आएगा। 6 8 और 1 9 और 3, ये हो सकता है। 4 2 6, 6 4 10 16 और 3, ये नहीं होगा। 4 2 6, 6 और 4 10, ये भी नहीं आएगा। तो बस यही आंसर है इसका। बस 9 का मल्टीप्लाई चेक कर लिया, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बोला जस्ता और सोना 3 और 5 के अनुरेशों में है, 3 और 5 के अनुपात में है। और दूसरी समानता 7 और 8 के रेशो में है। और दो तत्व 5 और 7 के अनुपात में है। ठीक है। तो नई मिश्र धातु में इन मिश्र धातुओं का अनुपात कितना होगा? ओके। तो बोला है, तो पहली मिश्र धातु में 3:5 का है ये, 3:5 का। दूसरे में 7:8 में है ये। और जिसमें मिला है उसमें भी ये 5:7 में है ये। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 और 3 10 15, 8 7 15 5 20, 3 और 4 का आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। ये अनुकूल धारा के और प्रतिकूल धारा के लिए एक निश्चित दूरी तय करता है 20 और 35 मिनट में। ठीक है। यदि तिरछे में नाव की स्पीड दे दी तो धारा की स्पीड ज्ञात करनी। ओके। तो इसका बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे इनका रेशो दे दिया हमें, तो हमें एक्स और वाई का रेशो पता करना है, जहाँ एक्स तो बोट की स्पीड है और वाई स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब धारा की स्पीड, और एक्स नाव की स्पीड। नाव की स्पीड है एक्स और वाई धारा की स्पीड। तो ये कैसे आएगा? जब दूरी, निश्चित दूरी तय करनी है, मतलब चली गई दूरी कांस्टेंट है, तो एक बार इनको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो कितना आएगा ये? 55 जोड़ के और घटाए कितना आएगा? 15, 11 रेसो 3। तो इनका ये रेसो का अनुपात आएगा। ये चीज ध्यान में रखना कि ये इनकी स्पीड का रेसो का आएगा, एग्जैक्ट नहीं मान आएगा इनकी, इनका बल्कि रेसो आएगा ये। तो हमें तो दिया है ना, नाव की स्पीड तो हमें दे दी 12 किलोमीटर पर आवर, पर हमारी तो 11 यूनिट आई। और हम इसकी निकल जाए तो ये कितनी आएगी? यही 12/11 से मल्टीप्लाई करी ना इसमें, तो हमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 36/11, यानी 11 × 3 = 33 0 11 दूनी 22 8 27 3.27, यानी बी। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये चीज हम एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये कहाँ से कर दी? तो चलिए इसे बेसिक से भी देख लेते हैं एक बार। कि जैसे बोल रहा है कि एक्स चली गई दूरी डी मान ली हमने, और अगर धारा के दिश अनुकूल चलती है तो एक्स प्लस वाई दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, जहाँ एक्स बोट की स्पीड है और वाई धारा की स्पीड है। तो तब कितनी तो वो मिनट लगेगी? 20 मिनट। ऐसे ही D/x - y, ये धारा के प्रतिकूल है, यानी अप स्ट्रीम। तब कितनी मिनट लगेगी? 35 मिनट। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डी से डी कट जाएगा ये। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगी 20/30। और बस इसी में ही हम
कंपेंडेंडो और डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, जिससे हमारा एक्स और वाई का रेशो आ जाता है, जो कि इसी चीज को हम शॉर्टकट में इसका रेशो बोल देते हैं कि जैसे कोई भी दूरी है वो कांस्टेंट चली गई दूरी है, तो उसे रेशो ले लेंगे। जैसे 20 और 35 काट के भी हम वो जोड़ देते हैं, या जोड़ के भी जब भी रेशो ले सकते हैं। तो ये चीज यहाँ से आई है। शहर बी और सी में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की कुल संख्या बी और सी में, बी में कितनी है? गरीबी रेखा से नीचे तो ये वाले है ना, ये वाले है गरीबी रेखा से नीचे, तो बी में कितनी है ये? 96 तो इधर हो गई है। 1 2 3 4 5, यानी एक उस चार का वैल्यू है ये, तो 96 हो गई ना ये। और इधर कितनी आएगी ये? 40 44 48। तो 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14, 144 तो इधर आ जाएगी। और एडी में परिवार से ऊपर रेखा, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले ए और डी, ए में कितने हैं? ये आ जाएंगे 56, और डी में 100, आ जाएगी 156। तो बस इन दोनों का अंतर पूछा है हमसे, ये 12 आ जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट सवाल। 6400 रुपये मूलधन उधार लेता है 5%, 5 सालों के लिए 19% प्रतिवर्ष की दर से, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ? 19 पंजे 95, यानी 95% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो 6400 का 95% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 64 गुना 95, यानी 6400 5। ये मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। ये बेसिकली 6400 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 - 5, तो बस मैं ऐसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। सॉरी 64, ये आ जाएगा 6400 - 5 × 20, 5 × 30 32, ये आ जाएगा 0806, 6080। ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो उसे 5 साल में मिला। तो 5 सालों के बाद कितना भुगतान करेगा? 6400 तो उसे देने ही देने हैं जो उसने पैसे लिए थे, ठीक है। और 6080 और देगा वो, तो टोटल कितने देगा? 12,480, मतलब ऑप्शन डी। अच्छा, तो बस फॉलो और सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों, इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब, और अपना स्कोर बता देना आपका कितना आया, अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है मॉक।